आज पब्लिक स्पीकिंग अगर कहीं सीखने जाएगा तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करेगा और उसके बाद मुझे नहीं पता ये वैल्यू मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी जो वैल्यू आज आप दे रहे हैं। तो उसके पिताजी ने उसको एक बात बोली कि बेटा स्टेज पर जाने से पहले डरना और स्टेज पर चढ़ने के बाद किसी के बाप से मत डरना। तो एक्चुअली में उसके पिताजी उसे सिखा रहे थे पॉजिटिव फियर और नेगेटिव फियर। एक्चुअली में कम्युनिकेशन का पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट चीज है, तो कम्युनिकेशन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वो है जो मैं आपसे कर रहा हूँ और आप मेरे से कर रहे हैं। हाँ जी। आपने जैसी कोई चीज पढ़ी जिसमें आपको लगता है कि ये चीज मेरे साथ रिलेट कर रही है, उसी वक्त किताब बंद कर दीजिए। इन तीनों पैटर्न में ना आपका इंटरेस्ट रहेगा दोबारा किताब खोलने का। सर एक बार क्या हुआ, मैं एक ITS यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गया। मैं वहाँ पे अपनी कहानी बता के आया था। अब कहानी तो मैं हर जगह जाके बता ही देता हूँ, तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं 5-6 स्टोरीज अपनी रेडी रखता हूँ। उससे अच्छा, स्टोरीज आप पहले से रेडी भी कर सकते हैं? रेडी कर सकते हैं जी। आप घर में मेहमान आते हैं, हाँ जी, तो आप खाना रेडी करते हैं ना पहले। बिल्कुल। ये थोड़ा ना कि आप आ गए चलो आप बना लेते हैं जो बनाना है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम क्या बोले, मैं अपनी पर्सनल लाइफ सुनाऊंगा तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या कोई स्टोरी प्रिपरेशन का फॉर्मूला है? तो फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये वॉइस मॉड्यूलेशन आ रही है अब धीरे धीरे। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, आप मुझे ऐसे बात करते हो, आप मेरे से ऐसे कभी बात मत करना, ठीक है? अच्छा, तो एक बच्चे को तो किसी ने वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं सिखाई, बिल्कुल नेचुरल है हमारे अंदर। आप इधर आ रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, तो ये शब्द तो वही है, बट मैंने इसकी इंटोनेशन चेंज कर दी। एक में बोला आप इधर आ रहे हैं, कहने का मतलब आई एम नॉट हैप्पी, आप इधर क्यों आ रहे हैं? तो क्या कोई एज ए पब्लिक स्पीकर बिजनेस भी कर सकता है? क्या वो अपने लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी सीख कर सकता है? दोस्तों, अगर हम 10 सबसे बड़े फियर की बात करें तो उसमें से एक फियर है पब्लिक स्पीकिंग। और ये पब्लिक स्पीकिंग आपके बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, और ऐसा करके दिखाया है इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेशन कोच, जिन्होंने 1 लाख से अधिक बच्चों को 23 से ज़्यादा कंट्रीज में पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल सिखाई है। जी हाँ दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। अनेकों बड़े बड़े मंच पर इन्होंने अपने अभिभाषण के द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऑथर सेरी जी। आइए हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से आप भी अपने व्यापार में पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन के द्वारा सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो देर नहीं करते हैं और फ्रेंचाइजी बताओ में स्वागत करते हैं ऑथर सेरी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके बारे में, तो हम अगर किताब भी लिखे तो छोटी रहेगी। शुक्रिया सर। इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल किया है, और जो आपकी सबसे बड़ी बात मुझे इंस्पायर करती है वो जब आप स्टेज पर जाते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं तो एक एक शब्द सुनने वाला होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत दरअसल मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मैं बहुत शाई था, और शुरू से मेरा नेचर 6th क्लास के बाद मैं काफ़ी बदलाव आ गया मेरे अंदर। जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, वो मैच्योरिटी आने के बाद क्या हुआ कि एक अंदर का जो पर्सनालिटी होता है ना वो दबना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। पढ़ाई में बहुत अच्छे तो थे नहीं। हाँ जी। तो पीछे बैक बेंचर बन के बैठते थे। तो क्या हुआ कि वो चुप चुप रहना शुरू कर दिया। वो चुप चुप रहना जो है ना वो बड़ा बाद में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो गया, क्योंकि वो चुप चुप रहने से क्या हुआ कि वो अंदर की जो एक्सप्रेशन है वो बाहर ही नहीं आई। तो फिर हुआ यूँ कि एक बारी मुझे एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फंक्शन में एक अवार्ड मिलना था, और वहाँ पर जब मुझे वो अवार्ड मिला तो उस वक़्त मैं वहाँ स्टेज पर आया, मैंने नेशनल हेड से वो अवार्ड लिया, और स्टेज पे आने तक तो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स और टीम मेंबर्स सब मेरे को चीयर भी कर रहे थे। पर जैसे ही मैं डायस पे आया ना, डायस पे आते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे आगे एकदम ब्लैकआउट हो गया, और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश ये जो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग का, ये स्कूल कॉलेज में ऐसे सिखा दिया होता है जैसे हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सिखाई जाती है, तो शायद मैं इस सिचुएशन को फेस ना कर रहा होता आज। और इसी वजह से वहाँ से ये इसकी जो शुरुआत है वहाँ से हुई, और वहाँ से मुझे समझ में आया कि अगर मुझे इसके बारे में और सीखना है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा डेप्थ में जाके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज के दिन हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अपने जीवन में सफलता के चरम सीमा पर होते हैं, लेकिन हम उन्हें बोले कि अब आप अपनी सफलता को अपने शब्दों में लोगों के सामने बयान करो, तो बोलते कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझसे काम करवा लो, मुझसे बुलवाओ मत। तो ऐसा आपके सामने कभी हुआ है कि ऐसे लोगों से आप मिले हो? हाँ जी। ऐसा कुछ आपको कोई वाक्य आपके साथ हुआ है? बहुत सारी ऐसे वाक्य हैं, इसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन। हाँ जी। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि जो आप सोच रहे हैं और जो आपका
पेस ऑफ थॉट है और जो आपका रेट ऑफ स्पीच है, माइंड और माउथ की हार्मनी के साथ आप बोल रहे हैं वो, तो उससे क्या होगा कि आप जो बोल रहे हैं, एक तो पहली बात वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं उससे किसी को वैल्यू भी मिलनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं किसी को कुछ नया सीखने को मिला, नया समझ में आया। और तीसरा, आप अगर कुछ ऐसा बोल पाए जिससे छाप छूट जाए, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट हो जाए, तो लोग आपको बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग यही है, आप लोगों के सामने बोलते हैं। बोलने की ताकत तो ईश्वर ने सबको दे दिया। हाँ जी। लेकिन किसके सामने कब, कितना और कैसे बोलना है, ये आपको जरा और अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है और अपने आप को रुझाना पड़ता है और ज़्यादा अपने आप को बर्न करना पड़ता है। तभी आपको समझ में आता है कि मुझे एग्जैक्टली किस शब्दावली को यूज़ करना है और कैसे करना है। मेरे को याद है, मैं एक बारी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देने गया, तो ये शुरुआती दिनों की बात है, तो मैं पूरी तैयारी करके गया था। लेकिन जब मैंने इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को अपने सामने देखा तो मुझे लगा कि मैं इनको क्या सिखाऊंगा। मेरे मन में एक थॉट आ गया। हाँ जी। तो पहले 5 मिनट तो मैं थोड़ा सा ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आया कि मैं इनको एक्चुअल में क्या सिखाऊं। पर ये तो भगवान का शुक्र है कि वो एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे बात करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे लगा हाँ वाकई मैं आया तो सिखाना ही हूँ। तो मैं उस फ्लो में फिर जब उनको बात करने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे और बेटर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, मुझे और बेटर ऑडियंस को समझना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर ऑडियंस। यस। तो मैं जो सोच के गया था कि इट्स अबाउट मी, वो गलत था। मैं आज के समय में जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं। शार्क टैंक के सारे शार्क्स को ले लीजिए, हाँ जी। चाहे पीयूष बंसल जी हों, चाहे अनुपम मित्तल जी हों, बहुत अच्छा बोलते हैं। और इवन दो दीपेंद्र गोयल जी जोमेटो के जो फाउंडर हैं, मतलब ही इज़ ए डैम गुड स्पीकर। हाँ तो जी। आपको क्या लगता है कि आज के समय में बिजनेस करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग या फिर एक स्पीकर होना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, हाँ जी। आपने या तो ब्रांड बनाना है या ब्रांड बना चुके हैं, 2 ही सिनेरियो हैं। बिल्कुल। ब्रांड बनाना है तब भी पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, और ब्रांड बना चुके हैं तो आपको अपने ब्रांड को स्केलेबल बनाना है। यानी कि अब आप नहीं होंगे, आपका ब्रांड काम करेगा हर जगह पर। उसके बारे में बताएगा कौन, उसका रोल मॉडल कौन है? आप खुद ही तो हैं। बिल्कुल। तो पब्लिक स्पीकिंग से क्या होता है, आप लेवरेज करते हैं। जो बात आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ, 1 to 1 कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें हजारों लाखों लोगों में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे किसी के साथ 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो बात 1% तक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेज से कर रहे हैं तो आप 100, 200, 500, 1000 लेवरेज कर रहे हैं। एक ही बात को एक ही बार में 1000 लोग सुन पा रहे हैं, 1000 लोग उसको प्रोसेस कर रहे हैं, 1000 लोग उसको डिकोड कर रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो ये फर्क है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या तो ब्रांड बना रहे हैं, तो ब्रांड बिल्टअप करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जगह जगह लोगों को जाके बताना पड़ेगा, जगह जगह आपको जाके हो सकता है फंडिंग भी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी, आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जाके मिलना पड़ेगा। तो जगह जगह जहां पर आप जा रहे हैं आपको स्ट्रेंजर्स मिलेंगे जी। बिल्कुल। और स्ट्रेंजर्स के साथ आप कैसे बोलते हैं, अपनी छाप कैसे छोड़ते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को आज के समय में ज़रूरी है सीखना। तो आज हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को आज के इस पॉडकास्ट से फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम किसी से भी मिलते हैं, पहला इंप्रेशन कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज जो लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन एक तो आपके ड्रेसअप से हम दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली लेकिन जैसे ही मुंह खुलेगा आपकी ड्रेसअप धरी की धरी रह जाएगी। तो हम ऐसा क्या बोले, ऐसा किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें किसी के सामने कि हमारी पहले इंप्रेशन हमेशा के लिए उसको याद रहे? देखिए, आज की समय में ना जो इंटरनेट है वो आपकी पहचान बहुत छोटी कर देता है। आप जैसी स्टेज पर आते हैं ना, आपके स्टेज पर आने से पहले लोग आपको सर्च कर चुके होते हैं। बिल्कुल। और अगर वाकई में ही आप कुछ प्रभावकारी स्पीच देने वाले हैं, लोग आपके बारे में ये भी सर्च कर चुके होते हैं, ये बंदा कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या बैकग्राउंड है, इनके कितने वीडियोज़ हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपसे ज़्यादा कई बार लोग आपके बारे में जानते हैं। और जब आप स्टेज पर होते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टेज पर जब आप आ रहे हैं तो एक आपकी ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए। और ऑथेंटिसिटी बताने का एक बहुत बड़ा रामबाण है, वो है आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। आपको अपने बारे में बताना है। आज की डेट में लोग आपके बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में तो जान जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो हर जगह पे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, लिंक्डइन पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है।
लेकिन 100%। आपकी कुछ पर्सनल चीजें, कुछ पर्सनल स्टोरी, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जो आपने एक एपिफेनी क्रिएट कराओ। एपिफेनी मतलब आप जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था कि फर्श से अर्श तक, हाँ तो जी। ये एपिफेनी है। ओके। तो मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत अमीर हो गया, है ना। मैं बहुत मोटा था, मैं बहुत पतला हो गया। मैं बहुत गरीब था, मैं रईस हो गया। तो ये एपिफेनी है। ओके। तो अगर आप कोई स्टोरी में एपिफेनी क्रिएट कर दें, लोगों को वो सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी जो 80s 90s 70s की जनरेशन है, या तो वो बैठी है वहां पर, या अभी वो जनरेशन बैठी है जो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार और या फिर अमेजॉन प्राइम वो देखती है। उनको ना हर चीज में स्टोरीफिकेशन सुनने में मजा आता है। अगर आप एक अच्छी स्टोरी अपने ब्रांड की, रियल जो ऑथेंटिक स्टोरी है, आपसे रिलेटेड हो वो बता दे, या ब्रांड से रिलेटेड बता दे, तो मुझे लगता है कि वो जो फर्स्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है किसी के साथ, वो एक बारी आप करते हैं, लेकिन उसका जो असर है, उसका इम्पैक्ट है, बहुत देर तक रहता है। और वो कई बार इतनी देर तक रहता है कि आप कहीं एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे होंगे, रेलगाड़ी से जा रहे होंगे, फैमिली के साथ मॉल में होंगे, तो लोग आपको पहचान देते हैं, सर पहचाना, सर मैं आपके उस फंक्शन में था जहाँ पे आप बोले थे, सर क्या गजब बोले थे आप। अक्सर ऐसा होता है। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं एक ITS यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गया। मैं वहाँ पे अपनी कहानी बता के आया था। अब कहानी तो मैं हर जगह जाके बता ही देता हूँ, तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं 5-6 स्टोरीज अपनी रेडी रखता हूँ। उससे अच्छा, स्टोरीज आप पहले से रेडी भी कर सकते हैं? रेडी कर सकते हैं जी। आप घर में मेहमान आते हैं, हाँ जी, तो आप खाना रेडी करते हैं ना पहले। बिल्कुल। ये थोड़ी ना कि आप आ गए, चलो आप बना लेते हैं जो बनाना आप है। बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो चला ही जाएगा। हाँ, तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या है कि आपकी ऑडियंस के हिसाब से आप पहले ही अपनी कुछ कंटेंट सामग्री कुछ तैयार रखे। तो मैंने अपनी 5-6 स्टोरीज तैयार रखी हुई है। मैंने एक स्टोरी अपनी वहाँ जाके बताई, और जब मैं मॉल में घूमा था फैमिली के साथ, एक लड़का आया वहाँ से, उसने नमस्ते सर पहचाना, उसने मेरे पाँव छुए आ गया। मेरी वाइफ देख रही थी ये क्या हो रहा है, तो फिर उसने बोला एक और फॉलोअर आ गया यहाँ पे। मैं कहा नहीं फॉलोअर नहीं, मैं तो जानता नहीं इसको। फिर उस लड़के ने बताया सर आप मुझे शायद नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पे 4th या 5वीं लाइन में रो में बीच में बैठा हुआ था जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे। उस समय सर मेरी आंख से पानी आ रहा था, और मैं बयान नहीं कर पाया कि आपने मुझे उस दिन बड़ी प्रेरणा दे दी। और मुझे लगा कि यार स्टोरी का इतना बड़ा प्रभाव है, मैं तो भूल गया था। लेकिन ये छोटी सी बात जो है ना, आपकी मुंह से छोटी सी बात हो सकता है किसी के लिए बहुत बड़ी हो। बिल्कुल। आपके मुंह से निकली हुई बात हो सकता है किसी को प्रेरणा दे गई, उसका इमोशन शिफ्ट हो गया, और इमोशन शिफ्ट होने से क्या हुआ, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। हो सकता है उसको ब्रेक थ्रू उस टाइम चाहिए था, वो ब्रेक थ्रू उसे मिल गया, अब लाइफ में उसको पॉसिबिलिटी नजर आनी शुरू हो गई। तो आपने किसी की बंद रास्ते को अपने शब्दों द्वारा खोल दिया। इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी बात है ये। शब्दों का जादू, शब्दों का जादू हो गया, और आप मैजिकल बन गए। ठीक है ना। तो भाग्य का जादू तो ठीक है, लेकिन कर्म का जादू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका कर्म क्या है, आप बोल रहे हैं, आपने कर्म किया, वो जादू बिखेर देता है, और फिर उसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा, मुझे आज क्या, वो मुझे अगले, जब तक वो हो सकता है कल को वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाए, वो मुझे तभी नहीं भूल पाएगा। ये कहानी का इम्पैक्ट है। तो जो आपने बात करी ना कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले क्या करना चाहिए स्टेज पर जाके, तो मैं ये कहता हूँ हो सके तो आप अपनी एक ऐसी कहानी प्रिपेयर करके वहाँ सुनाएं जो रियल है, जिससे आपको लगता है कि एटलीस्ट 100 लोग मुझे सुन रहे हैं, 70-80 तो मेरे साथ कनेक्ट हो गए होंगे। सर कहानी तैयार करने का भी कोई फार्मूला होता है? क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम क्या बोलें, मैं अपनी पर्सनल लाइफ सुनाऊंगा तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, किसी को ये सुनाऊंगा तो उसे पसंद आएगा नहीं आएगा। तो क्या कोई स्टोरी प्रिपरेशन का फार्मूला है? देखिए फार्मूला तो बहुत सारे हैं, हमारा तो काम है, मैं तो यही सिखाता हूँ अपने कोचिंग ट्रेनिंग में। प्रीमियम कंटेंट यहाँ लेना चाहता हूँ सर आपसे। नहीं बिल्कुल, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, इनफैक्ट मैं ऑडियंस के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहला रामबाण तो ये है कि आप अगर कुछ भी नहीं उस मोमेंट पे याद कर पा रहे ना, कि कई बार क्या होता है जब हम ऑडियंस के सामने आते हैं ना, हम भूल जाते हैं हमें क्या बोलना था। तो उस वक्त एक सबसे बड़ा रामबाण ये है, आप दिल से बोलना चालू कीजिए। दिल की बात दिल की तह तक पहुंचाती है। तो अगर दिल की तह से कोई बात निकली, 100% गारंटीड वो दिल की तह तक पहुंचेगी। और जब वो दिल की तह तक पहुंचेगी, आप मेरे यकीन माने वो कहानी ही होती है। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल हर रोज अगर 12 से 15 हज़ार शब्द बोलता है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है 5 से 8 हज़ार शब्द बोलता है, तो उसमें 85% बातें कहानी ही होती है। तो अगर आप कोई बात दिल से बोलेंगे, आप तुरंत, आपकी ब्रेन की जो एंटायर वायरिंग है ना, वो स्टोरी के लिए ही है। इसलिए बचपन में जब दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे तो आपको मजा आता था। बच्चों को सुलाने के लिए स्पेशली कहानी सुनाई एग्जैक्टली। तो वही चीज है आपके अंदर। तो वो जो गवर्नेंस है अंदर आपकी वायरिंग की, वो वैसी ही है।
आप पहले तो दिल की बात दिल तक पहुंचा दे, पहला तरीका तो ये है। हाँ जी। दूसरा तरीका है लोकेशन, सीन, डायलॉग और कॉल टू एक्शन। LSD मॉडल बोलते हैं जिसको, लोकेशन, सीन एंड डायलॉग। डायलॉग। ओके। ठीक है। एक बार जैसे मैं कोई लोकेशन बताऊंगा हाँ। कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक छोटे से शहर में मैं पहली बार जब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा था, उस समय मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकूं कि मैं भी अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैं कामयाब आदमी बनूं। और फिर अचानक से मेरी पहली बार मुलाकात हुई मिस्टर खन्ना से। मिस्टर खन्ना हमारे पड़ोसी थे। जब हम पहली बार मकान में शिफ्ट हुए तो मिस्टर खन्ना ने मुझे चाय पर बुलाया, पड़ोसी होने के नाते। और मिस्टर खन्ना ने मुझे बताया कि बेटा यहाँ पे अगर रोज के 10 लोग आते हैं ना, तो 8 लोग यहाँ से 3 महीने में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, खन्ना साहब इसका कारण क्या है? तो कारण तो बोला बहुत सिंपल है बेटा, वो मेहनत नहीं करना चाहते। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उनको बोला, नहीं सर, मैं मेहनत तो करूँगा, मैं तो मेहनत ही करने आया हूँ, मुझे मेहनत के अलावा कुछ आता ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं तो सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अगर मेहनत कर सकते हो तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तुम्हारे लिए अनेकों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तैयार है। गेट से बाहर जाओगे, सोसाइटी के गेट से बाहर निकलोगे, सब अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए वेट कर रही है, क्योंकि सबको मेहनत वाले लोग चाहिए। दिमाग वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। तो आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। बस फिर क्या था, मैंने मेहनत करी, मैंने धीरे धीरे अपने विचार लोगों तक पहुँचाने शुरू करे। मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और धीरे देखते देखते मैं जब छोटे छोटे व्यापार को देखता था, सोचता था इसने व्यापार क्यों शुरू किया। लोगों से बात करनी शुरू करी, वहाँ से मुझे व्यापार की समझ आने लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये कहानियाँ यूट्यूब के ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। धीरे धीरे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता गया। आज मेरा सब्सक्राइबर बेस 1 मिलियन का हो चुका है और हज़ारों लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। और जिन बिजनेस ओनर के साथ मैं बात करता था, आज उसमें से कई सारे लोग तो मेरे क्लाइंट हैं। मैं उनका फ्रेंचाइज का काम भी देखता हूँ। और इस तरीके से मैंने खन्ना साहब की वो बात जो उन्होंने मुझे सिर्फ चाय पीते हुए एक ही बात बोली थी कि अगर इस शहर में सर्वाइव करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपसे ये बोलता हूँ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करना है तो अगर ज़िंदगी में सारे हथियार ख़त्म हो जाए, सारे फॉर्मूले ख़त्म हो जाए, सारे सीक्रेट्स आपको नहीं पता, सिर्फ मेहनत पर भरोसा कीजिए, आप ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। क्या बात है, मतलब कितने आसान शब्दों में आपने कितने प्रेम पूर्वक ये कहानी पोटे की है। और ये इम्प्रॉम्प्टू है। लोकेशन, ओके, सीन एंड डायलॉग, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। मेहनत करो, ये आपका कॉल टू एक्शन हुआ। एब्सोल्युटली। मैंने मैसेज दे दिया ना एक। हाँ जी। अभी जैसे मैंने आपको कहानी बोली, हाँ जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहानी में आप कहीं पहुंचे थे? कुछ दिख रहा था आपको? बिल्कुल, आपने जब बताया कि यूट्यूब दिखा, बिजनेसमैन दिखा, खन्ना साहब दिखे, बिल्कुल 100% घर दिखा उनका। हाँ जी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम अपनी विजुअल प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो हम कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिससे सामने वाले के माइंड में वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए, ट्रिगर हो जाए। तो अगर आपकी वर्ड एसोसिएशन थोड़ी और पावरफुल हो जाएगी तो कहानी में और दम आ जाएगा। कई लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम के धनी होते हैं, उनके पास वो शब्दों की जादूगरी नहीं होती है। मतलब कुछ बोलना चाहते हैं और अचानक से आप उनका दिमाग उनके टंग के साथ अलाइन नहीं हो पाता है और वो शब्द जो वो बोलना चाहते हैं वो शब्द उनके जुबान पर नहीं आ पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करें वो? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए हमारे ना एक तो स्पीच मोटर लगी हुई है सबके दिमाग में, थोड़ा सा साइंस है, ब्रेन साइंस है। तो कभी कभी क्या होता है, स्पीच मोटर की फंक्शनिंग ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आप जो बोलना चाहते हैं या तो बोलने में देरी कर जाते हैं या वो उस समय नहीं बोल पाते, बहुत देर बाद बोलते हैं जब समय बीत जाता है। तो आपको लगता है शायद मैं ये बात उस टाइम बोल देता तो उसकी बड़ी वैल्यू मिल जाती मुझे। 100% ऐसा तो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। और आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो शायद मेरी बात कर रहे हैं, ये तो मेरी वाली बात ही हो रही है। तो ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पे काम कीजिए। आपकी ब्रीदिंग अगर सही नहीं है ना तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्रेशन और आपकी डिलीवरी ऑफ स्पीच पे बहुत दिक्कत आती है। और दूसरा, कुछ वॉइस एक्सरसाइज होती हैं, बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे हमिंग साउंड होती है, ये सिर्फ हमिंग साउंड है। या आप जैसे अगर सुबह उठते हैं तो ओम का जाप करते हैं,
इससे आपकी वॉइस अच्छी होती है क्या होता तो इससे क्या होता है कि आपकी वॉइस की जो एक्सेलरेशन है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि आप जब कोई शब्द बोलेंगे तो आपकी आवाज़ और आपने जो शब्द बोला, दिमाग और आवाज़ का हार्मोनी वो क्रिएट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अंदर से एक जो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट कभी कभी लगता है ना मेरा वीक है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में इतनी ताकत है। तो पहला आप अपनी ब्रीदिंग ठीक कर लीजिए, इनहेल एक्सेल, क्योंकि कुछ लोगों का इनहेल एक्सेल ही ठीक नहीं है। तो अगर हम इनहेल करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, हम पेट अंदर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है इन का मतलब अंदर, जबकि इनहेल का मतलब होता है पेट बाहर होना चाहिए। तो इनहेल एक्सेल का पैटर्न ठीक हो जाएगा, आपकी वॉइस की साउंड थोड़ी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अंदर आपके जो मशीनरी चल रही है ना, बॉडी एक मशीन ही है। अगर वो मशीनरी में कुछ चीज़ें, आवाज़ को आप एक्टिव कर देंगे, आवाज़ के लेवल पे एक्टिव कर देंगे, तो आपकी आवाज़ और ब्रीदिंग ठीक होते ही बस रह क्या गया, फिर तो शब्द ही है बाकी। और शब्द जो होते हैं 95% ऑफ द टाइम आशीष जी वी स्पीक फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड एंड ओनली 5% ऑफ द टाइम वी स्पीक फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सच्चाई है। तो आप और मैं जैसे अभी ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी चाय पीते यही डिस्कशन कर रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यही डिस्कशन एंड हुआ कि जो बोलेंगे बस कन्वर्सेशन करेंगे, दिल से करेंगे। और आप देख लीजिए पिछले 20-25 मिनट से हम वही कन्वर्सेशन दिल से कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर कोई एंटरप्रेन्योर हमें देख रहा है इस समय, तो उसका वो यूट्यूब का चैनल बंद करने का मन नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि हाँ ये मेरी बातें हो रही है। सर ये वैल्यू मिल रही है सर, मुझे सीखना है। आज पब्लिक स्पीकिंग अगर कहीं सीखने जाएगा तो हज़ारों लाखों रुपए खर्च करेगा, और उसके बाद मुझे नहीं पता ये वैल्यू मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, जो वैल्यू आज आप दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्टीमेटली सर देखिए, मैंने जो फील किया है, मैं बिहार के एक छोटे से गांव, धनबाद के एक छोटे से गांव से आता हूं, और वहां पर बिहारी और हिंदी यही लैंग्वेज चलती थी। और दिल्ली में जब आप आते हैं, और वो भी आप जब बिज़नेस वर्ल्ड में कदम रखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी होती हैं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपको अपनी वॉइस, आपको अपना बोलने का तरीका, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों के लिए कोई ना कोई ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दिन तो चलिए ट्रेनर से कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में यूट्यूब पर आप ऑथर शैली को फॉलो करके भी कर सकते हैं। और अभी तो हम आपसे और कुछ जानेंगे। हम जब बात करें कि कोई नया बच्चा जब बिज़नेस में एंटर करता है, तो अंदर एक डर होता है, घबराहट होती है, मैं दुनिया को फेस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। पिचिंग करने जाना है, स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट लेने जाना है, वहाँ पर वो डर को कैसे ख़त्म किया जाए जब हम पिचिंग करने जाते हैं किसी के सामने? देखिए सबसे पहले तो डर से घबराना नहीं है। हाँ जी। ठीक है, डर बहुत नॉर्मल है। मुझे याद है वो किस्सा, जब मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें भारती सिंह जो बड़ी पॉपुलर कॉमेडियन है, एक बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब मेरा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में ऑडिशन था सबसे पहला, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जी और शेखर सुमन जी वो ऑडिशन ले रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे जाना था, तो मुझे घबराहट हो रही थी। तो उस समय मैंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहते तेरे को घबराहट हो रही है? तू तो एनुअल फीस में जाके एंकरिंग करती है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार लोगों के सामने बोलती है, तुझे क्यों घबराहट हो रही है? वाई यू आर फीलिंग फियर? तो उसके पिताजी ने उसको एक बात बोली कि बेटा स्टेज पर जाने से पहले डरना, पर स्टेज पर चढ़ने के बाद किसी के बाप से मत डरना। तो एक्चुअली में उसके पिताजी उसे सिखा रहे थे पॉजिटिव फियर और नेगेटिव फियर। नेगेटिव फियर हमारे लिए खतरनाक है। अगर आप डर के बारे में डर रहे हैं तो नेगेटिव फियर है, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी के बारे में डर रहे हैं तो पॉजिटिव फियर है। ओके। अगर आप एज अ पब्लिक स्पीकर ये सोच के डर रहे हैं कि मैं वहाँ पे कैसे ऑडिशन दूंगी, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका वो डर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्योंकि आप पहले तो ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे जूरी को कैसे कनेक्ट करूंगी, दूसरा आप ये सोच रहे हैं मैं क्या कंटेंट बोलूंगी तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट होगी, और तीसरा आप ये भी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मैं मिस कैसे कर जाऊं। तो ये डर होना ज़रूरी है। तो ए लिटिल फियर इज़ यूजफुल। एक थोड़ा सा डर जो होता है ना, तो भगवान का भी होना चाहिए ज़रा। वैसे तो भगवान से मोहब्बत कीजिए, ईश्वर से लव कीजिए, लेकिन थोड़ा डर भी होना चाहिए, ताकि आपको अपने कर्मों की अवगति, आपके कर्मों का पेस पता रहे। सो आइडिया आशीष जी ये है कि मैं ये कहता हूँ कि डर थोड़ा सा होना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत डर हमारे अंदर होता भी है, और वो ज़रूरी भी है। आज आप गाड़ी रोड पे लेकर चले, 150, देखो बनाने वाले तो 200 किलोमीटर की स्पीड दे दिया आपको, आप जो मर्जी करो, पर प्रैक्टिकली क्या आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे? नहीं चला सकते। मतलब हाईवे पे भी 90-100 से ऊपर नहीं जाता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एक अंदर डर है यार, बहुत तेज गाड़ी चलाई तो हो सकता है ब्रेक नहीं लगे, कंट्रोल ही नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। तो वो डर जरूरी है, वो फियर आपके अंदर जरूरी होना चाहिए। वो नहीं तो आप गाड़ी कहीं ठोक देंगे, किसी की जान जा सकती है, अपनी खुद की जान भी जा सकती है। सो हमें ये सब चीज़ें, मैकेनिज्म जो है हमारे क्लियर है।
तो अगर थोड़ा सा फियर आ भी रहा है ना पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, स्टार्टअप प्रेजेंटेशन आपको देनी है, प्रेजेंटेशन पिच डेक आपको प्रेजेंट करना है, शार्क टैंक इंडिया के 2-3 लोग मैंने तैयार किए आशीष जी, तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि मेरे को डर आ रहा है, तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि वो डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। असल में वो बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप डर रहे हो। क्यों? पहले तो आपको उस मौके की वैल्यू है कि मुझे मौका मिला है, तो डर तो है। दूसरा, आप वहां जब बोलने वाले हो वो तैयारी के साथ बोलने वाले हो, तो आप तैयारी पे मेहनत करोगे। और तीसरा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि इस प्रेजेंटेशन से मेरा ये आउटपुट है, ये ऑब्जेक्टिव और ये मुझे पूरा करना ही करना है। और वहां से तो बात बनेगी फिर, और वहां से जो बात बनेगी फिर वो डर आपको असल में जिताएगा। तो शुरुआत डर से हुई थी, लेकिन डर के आगे जीत, लेकिन वो डर के आगे जीत में कन्वर्ट हो गई, और वहां से आपका विनिंग एटीट्यूड क्रिएट होगा। तो ऐसे 2-4 बार 5 बार डर लगे तो बस रुकना नहीं है ना। एक बहुत अच्छी किताब है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। ये किताब, फील द फियर एंड डू इट एनीवे, एंड डू इट एनीवे, मतलब डर लग रहा है कोई बात नहीं, पर फिर भी करना है। तो शुरुआत ऐसे ही होगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो डर आपकी तपस्या के साथ जुड़ करके आपके भाग्य के साथ जुड़ेगा, और आपको वो चीज़ें करवाएगा, आपको वो चीज़ें बुलवाएगा, आप वो चीज़ें कर जाओगे स्टेज पे, लोग कहेंगे ये जो आज आपके मुंह से बात निकल गई ना जी, ये मेरे दिमाग में बैठ गई, और ये जो बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, इस बात की वजह से मैं आपको कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। मैंने सर आपकी एक रील देखी थी, उसमें आपने कहा था, कोई आपसे पूछता है कि आपका एक स्पीच है वो आपको 2 मिनट की देनी है, तो आपने कहा मुझे 1 दिन का तैयारी का टाइम चाहिए। फिर किसी ने कहा कि आधे घंटे की देनी है, तो ठीक है मुझे 6 घंटे तैयारी का टाइम चाहिए। फिर किसी ने कहा कि पूरे दिन की स्पीच है, बोला बताओ कहाँ देनी, कब देनी है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि जितनी लंबी स्पीच है, तैयारी का समय उतना ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल रिवर्स क्यों बोल रहे थे उसमें? रिवर्स इसलिए बोला था क्योंकि when you have to speak more you have to prepare less, and when you have to speak less you have to prepare more। आप थोड़ा एलैबोरेट करेंगे सर? आपको जब 2 मिनट बोलना है तो आप बहुत कन्फाइंड बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, आपका एक एक शब्द चुना होगा, उसका चयन करेंगे आप कि मुझे ये नहीं ये बोलना है, ये नहीं ये बोलना है। तो एक एक चीज़ जो आपकी होगी वो बिल्कुल नियर टू परफेक्ट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, उसमें आपको तैयारी करने का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्लियर होगा। जहां पर आपको पूरा दिन बोलना है वहां पे आपकी 80% बातें सिर्फ एडजेक्टिव, प्रवर्ब और नाउन ही होती हैं, वैल्यू तो 20% ही होती है। पर जहां पर आपको कोई कह रहा है कि नहीं अपनी 100% वैल्यू 2 मिनट में दे दो, तो वहां पर आपकी तैयारी ऑन टॉप होनी चाहिए। वहां पे आपका डिक्शन, फिगर ऑफ स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट क्वालिटी, प्रेजेंटेशन आइडिया फॉर ऑडियंस कनेक्शन, सब कुछ बिल्कुल बेबाक, टू द पॉइंट होना चाहिए, टॉप क्लास होना चाहिए, और उसी वजह से वहां पर तैयारी का टाइम ज़्यादा चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की स्पीच देने जा रहे हैं तो पहले से प्रिपरेशन करके जाएं। जब एक पब्लिक स्पीकिंग कोच जो लाखों बच्चों को पढ़ा चुका है, लाखों बच्चों के जीवन में बदलाव ला चुका है, उन्हें तैयारी करने का समय चाहिए, तो आप यकीन मानिए आपको कितना समय चाहिए होगा। एक और बड़ा सवाल सर, जब हम कोई पब्लिक स्पीकिंग पे जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग हमारे टीम के सामने भी हो सकती है, हमारे इन्वेस्टर के सामने भी हो सकती है, या फिर किसी सोसाइटी में किसी प्रोग्राम में हो सकती है, हम पहले शब्दों की मतलब पहली लाइन की तैयारी कैसे करें? क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो मुझे लगता है ना, स्टेज पे जाने के बाद जो हम पहली 2-4 लाइनें बोलते हैं वहाँ होता है, उसके बाद तो हम फैमिलियर होते चले जाते हैं उस माहौल से। तो पहली तैयारी कैसे करें? पहली तैयारी का देखो ऐसा है कि जब हम किसी भी स्टेज पर जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन एंकर दे रहा होता है। अगर मैं सही सवाल आपका सही समझाऊं तो आपको बेसिकली क्या है कि ये जानना है कि बस जाते हैं मुझे शुरुआत कैसे करनी है, बस यही मुझे जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि या तो इंट्रोडक्शन आप खुद करेंगे या एंकर देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप एंकर दे, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एंकर इंट्रोडक्शन देता है, तो आपको वहाँ दोबारा इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाइम आपने बिल्कुल सेव करना है और आप सीधा अपने एजेंडा पे आइए। ठीक है, तो बेस्ट वे होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू वियर ऑलवेज वियर ब्लैक, है ना। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनना है तो आप ब्लैक पहन लो, चल ही जाएगा, जज जाता है सबके साथ 100%। तो ऐसे ही इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद अ स्टोरी, जो आपने बताया। हाँ, तो कहानी से शुरू कर दो। दूसरा, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट है स्पीच का, अगर आप बिजनेस ओनर के सामने बोल रहे हैं या आप कोई
किसी एनिवर्सरी पे गए हैं, किसी की डेथ एनिवर्सरी पे गए हैं, वहाँ पे आप एड्रेस कर रहे हैं, या फिर आप कोई फैमिली फंक्शन में है वहाँ बोल रहे हैं, या फिर आपका कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है, तो सबके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, तो सबकी शुरुआत अलग अलग होगी। लेकिन आपको बस ये आर्ट सीखनी है, ये आर्ट समझनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि आपको इमीडिएटली जो रूम की एनर्जी है ना, उसको अपने साथ एसोसिएट करना है, ताकि वहां पर ये हवा फैल जाए कि जो ये बोल रहे हैं ना, बस यही सुनना है और कुछ नहीं सुनना अब। यही तो चाहते हैं लोग। और ये जो चीज़ है, ये आएगी जब आप अपनी बात का ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करके बैठे अपने माइंड में कि मुझे आज इनको क्या बताना है। तो ठीक इसके है, पीछे भी इसके लिए इसकी साइंस यही है कि आप कुछ स्टार्ट ऑफ लाइंस होती है जो हम सिखाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, कि आप अपनी लाइन की शुरुआत ऐसे करें। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से करीबन 20 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने ख्वाबों ख्यालों में ये सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा बच्चा एक दिन देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा, और उसका कारण ये होगा कि वो लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है। अभी शुरुआत हो गई आज से 20 साल पहले। ठीक है, तो हमारी जो स्टेम है ना, वो स्टेम क्रिएट होती है। ठीक है ना, अब एक और स्टेम आपको बताता हूँ मैं, कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी माता जी ने मुझे अपने हाथों से पहली बार लंच का डब्बा पैक करके दिया था और बोला था कि बेटा, नौकरी छोड़ने के बाद आज बिजनेस में पहली बार ऑफिस जा रहे हो, तो आज बड़े प्यार से खाना बनाया, खाना जरूर खाना। लोगों को कनेक्ट कर लिया आपने। हाँ, तो हमने क्या किया, स्टेम क्रिएट कर दिया। तो अगर आपका स्टेम ठीक है, आप एकदम से अपने कंटेंट में आ जाते हो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टार्ट का, कि हम एकदम से अपने कंटेंट में आ जाए और लोग हमारी बात में आ जाए। तो इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, यू गेट इनटू द सब्जेक्ट, लेट द सब्जेक्ट गेट इनटू यू, एंड लेट बोथ ऑफ देम गेट इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ ऑडियंस। आपने जैसे यहाँ पर माँ को जोड़ा, लंच के डिब्बे को जोड़ा अपने साथ, हाँ, और बिजनेस को भी जोड़ लिया। हाँ, एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्शन आपका वहाँ पर बिल्टअप हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो ऐसी कुछ थोड़ी चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करनी है। हाँ, कुछ चीजें जैसे स्टेम आपका क्लियर होने हाँ चाहिए, जी। शुरुआत आपकी, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आज बोलने का। अब मेरे साथ ऐसा भी हुआ लाइफ में आशीष जी, कि एक बारी मुझे किसी की डेथ एनिवर्सरी पे, जैसे क्रिया होती है, हाँ जी। अंतिम क्रिया होती है, वहाँ पर जाके बोलना था। तो अब वहाँ पर आप ऑफ कोर्स, जो व्यक्ति चला गया दुनिया छोड़ के, तो उस व्यक्ति के लिए आप कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे कि ये इंसान बहुत ख़राब थे, इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे आप स्टेज पे जाके। हाँ जी। एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि आप वही चीज़ बोलना चाहेंगे जो उस व्यक्ति के बारे में लोगों को पता है और अच्छे तरीके से बता दें, या लोगों को शायद पता ही नहीं है, जो आपके साथ हुई और बहुत अच्छी हुई तो वह बता दें। बिल्कुल। ठीक है, तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। आज हमारे बीच RL शर्मा जी, एक महान व्यक्तित्व के गुणी विद्वान व्यक्ति, जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज उनके विचार जो मैं लेके बैठा हूँ, मैं आपके साथ इस अगले 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। हुआ यूँ, वो एक बार मेरे स्कूल आए, और स्कूल में आकर के उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों के साथ कुछ वार्तालाप किया। वैसे तो वो मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो अब हमने क्या किया, ये एकदम से आज हमारे बीच, और ये स्टार्ट हो गया ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इससे धीरे धीरे ऑडियंस का कनेक्शन ये आया कि भाई इनके साथ क्या हुआ था। तो जो आपके साथ आप बीती है, अगर आप वो बता दें, तो उससे बहुत जल्दी आप कंटेंट में आ जाते हैं, और उससे आप फ्लो में भी आ जाते हैं। और जैसे ही आप सब्जेक्ट में आ गए, फ्लो में आ गए, तो कन्विक्शन आ जाता है, और कन्विक्शन फिर आपकी आवाज़ से भी आता है। अभी जैसे आपने नोटिस करा होगा, मैं जब बोल रहा था हमारे बीच, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी नीचे हो गई। बिल्कुल। तो जो पिच है वॉइस की, वो थोड़ी नीचे हो गई। तो उससे क्या हुआ कि एक सीरियस बात है तो सीरियस तरीके से ही कन्वे करी जाए तो अच्छा है। अब मैं ये बात हंस के बोलूँगा तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि यार इस बात पे कोई हंसने वाली बात है, ये कैसी जगह, ये तो बहुत सीरियस बात है, इस पर तो उनको थोड़ा सा अपना आपको बहुत बैलेंस रखना चाहिए। तो इसीलिए हमारा कन्विक्शन, जैसे ही हमारा वॉइस थोड़ा सा नीचे जाएगा, आवाज़ में कन्विक्शन आ जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर वही होगा, जादू बिखेरेंगे आप, अपने शब्दों को जादू बिखेरिए आप, फिर आप जो भी बात बोलेंगे लोग सुनेंगे।
वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली, आप बोलना तो सीख गए, आपको क्या बोलना है, लेकिन आप एक ही लय में बोलते चले गए हर बात को, तो वो भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती कई बारी। तो मैं देखता हूँ कि आप वॉइस मॉड्यूलेशन के भी जादूगर हैं, तो ये जादू आपने कैसे सीखा है और क्या सिखाते हैं आप लोगों को ये चीज़ें? इसके लिए देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताता हूँ कि अगर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर कुछ सीखना है तो आप नेचर को देखिए, आप चिड़ियों की आवाज़ देखिए, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है। आप बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ देखिए, जब थंडर स्टॉर्म आता है उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन है। हाँ जी। आप पानी का बहता हुआ फ्लो देखिए, रिवर फ्लो होते हुए देखिए, पानी की आवाज़ सुनिए कभी नदी के बहते हुए, उसमें भी वॉइस मॉड्यूलेशन है। तो नेचर हमें खुद वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाता है। आप कभी डॉग बाहर करते हुए सुनिए, वॉइस मॉड्यूलेशन है उसमें। तो वॉइस मॉड्यूलेशन नेचुरल है। लेकिन जो ठीक है? लोग नेचुरल नहीं कर पाते उनके जैसे लिए मैं आपको क्या? एग्जांपल हाँ देता हूँ जी। कि बचपन में क्या होता था, हम पापा मम्मी को बोलते थे, मम्मी मुझे ये लेना है ना, हाँ। ना, ठीक है ना, तो फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं। ये वॉइस मॉड्यूलेशन आ रही है अब धीरे धीरे। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, आप मुझे ऐसे बात करते हो, आप मेरे से ऐसे कभी बात मत करना, ठीक है? अच्छा, तो एक बच्चे को तो किसी ने वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं नहीं सिखाई, सिखाई, बिल्कुल। नेचुरल है हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नेचुरल एबिलिटीज़ पे हम अपनी बिलीफ हटा देते हैं, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ आ जाता है, तो ध्यान वहाँ चला जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि वॉइस मॉड्यूलेशन कुछ क्रिएट नहीं करना, सिर्फ इसकी टेक्निक को समझना है। तो इसमें सबसे पहला होता है पिच, जिसे हम बोलते हैं इंटोनेशन। तो ये वॉइस को स्पाइस अप करने के लिए होती है। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप इधर आ रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं, तो ये शब्द तो वही है, बट मैंने इसकी इंटोनेशन चेंज कर दी। तो एक में बोला आप इधर आ रहे हैं, कहने का मतलब आई एम नॉट हैप्पी, आप इधर क्यों आ रहे हैं। और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ आप इधर आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेलकमिंग। तो मेरे इंटोनेशन चेंज करने की वजह से शब्द वही रहे, पर उसका मायने चेंज हो गए। 100% वो पीके मूवी का अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, तो इंटोनेशन आ गया। बिल्कुल। फिर पॉज आता है। तो 3 तरह के पॉज होते हैं, शॉर्ट टर्म पॉज, मीडियम टर्म पॉज, लॉन्ग टर्म पॉज, एक स्ट्रेटेजिक पॉज भी होता है। शॉर्ट टर्म पॉज होता है 0.4 to 0.8 सेकेंड्स, जो मैं आपसे बात करते करते ले रहा हूँ और आप भी ले रहे हैं। मीडियम टर्म पॉज होता है जैसे कि मैंने अभी लिया। ओके, सामने वाले को सोचने में मजबूर किया कि क्या बोलने वाले। और आशीष जी, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये होता है लॉन्ग टर्म पॉज। तो मैंने अपनी बात की बहुत वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग टर्म पॉज। और स्ट्रेटेजिक पॉज 5 सेकंड एंड अबव होता है, जो बहुत सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स लेते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ, तो मैं भी लेता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उससे बात का महत्व बहुत हैवी हो जाता है, लोड आ जाता है बात में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी लेते हैं, हाँ जी। लॉन्ग टर्म पॉज लेते हैं, कई जगह पे लेते हैं। तो दूसरा है पॉज। तीसरा है आपका रेट ऑफ स्पीच। आप किसी बात को इतना फास्ट बोलते जा रहे हैं कि आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोलने वाले हो, उसका मतलब क्या निकलेगा, और सामने वाला उसका मतलब निकाल के क्या होगा, एक्शन लेगा उस पर। तो ये बात क्या समझ में आई, कुछ भी समझ नहीं आया। रेट ऑफ स्पीच फास्ट हो गया। रेट ऑफ स्पीच स्लो भी होना चाहिए, रेट ऑफ स्पीच फास्ट भी होना चाहिए, मीडियम रेट ऑफ स्पीच होना चाहिए। लेकिन किसी किसी जगह पर, अब मैं अधिकतर देखता हूँ यूट्यूबर, क्या होता है, क्योंकि कैमरा का लैग होता है 1 या 2 सेकंड का, तो कैमरा के 1 और 2 सेकंड के लैग के हिसाब से रेट ऑफ स्पीच थोड़ी सी हाई करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, आप कैमरा की लैगिंग स्पीड को बैलेंस कर गए। तो जिस स्पेस पे कैमरा ने रिकॉर्ड करा उस स्पेस पे आपने बोल दिया, तो आपकी और कैमरा की ट्यूनिंग कनेक्ट बैठ गई, बिल्कुल। तो आपकी रेट ऑफ स्पीच स्लो नहीं आएगी। इसलिए आपने कई बार यूट्यूब को देखा होगा, स्विच टू 1.5x फॉर बेटर एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा लैग के हिसाब से मैंने फॉलो नहीं करा, मैं धीरे बोल गया। तो रेट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल ले लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जानना है, क्योंकि आज के दिन में देखा हूँ जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब ऑनलाइन आ चुकी हैं, सब यूट्यूब पर अपना कंटेंट दे रहे हैं। हर कोई आइदर इंस्टाग्राम पर है, 1 मिनट की रील पर है, या फिर लॉन्ग टर्म कंटेंट पर है। तो अगर हमें सोशल मीडिया पर जाना है तो उस समय पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल की वैल्यू कितनी हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट एक पॉइंट और रह गया, स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस जैसे होता है, मैं आज आपको ये बात बता देता हूँ कि जिस तरह से आप इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, एक दिन आप खुद भी बहुत बड़े हो जाएंगे।
तो ये स्ट्रेस लिया मैंने 3 जगह पे। आज बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो मैंने उसको बोल्ड में करके बोला एक तरीके से, जैसे हम लिखते में बोल्ड लगा देते करते हैं, बिल्कुल, हाँ कि जी। हाईलाइट दिख रहा है ये, ऐसी शब्दों को स्ट्रेस कर दिया। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, आपका इंटोनेशन, ठीक है, आपका रेट ऑफ स्पीच, आपके पॉजेज और आपका स्ट्रेस, इसको मिलाकर बनता है वॉइस मॉड्यूलेशन। ये 4 पिलर हैं इसके। और इसको कितना समय लगता है सीखने में? इसको सबसे पहले तो समझना है, हम्म। फिर इसको धीरे धीरे अपनाना है, फिर ये अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये नेचुरल एबिलिटी है मेरी, एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल एबिलिटी है, ये नेचर का पार्ट है। और आप, आज लगता है मुझे आप बहुत गोल्डन चीज़ें बुलवाएंगे, गोल्डन चीज़ बता देता हूँ एक। हाँ जी, प्लीज़। अगर आप नेचर के साथ नेचुरल रहेंगे और खुद ऑथेंटिक रहेंगे, तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही नेचुरल रहेगी, अपने आप अंदर से आएगी। तो आपको कुछ गिमिक करना ही नहीं है। पब्लिक स्पीकर क्या होता है? पब्लिक स्पीकर एक परफॉर्मर होता है, उसे बहुत जगह पे कंटेंट के रीच को, प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल करना होता है, इसलिए वो उसकी ट्यूनिंग समझ के क्रिएट कर देता है। जैसे कि एक सिंगर होता है, जब वो वायलिन या गिटार बजा रहा है, तो उसको पता है कि यहाँ पर गिटार तेज बजाऊंगा तो लोग जोश में आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं, जोश, यस यस यस, जोश में आ गए, क्योंकि उसको पता है कि ही इज अ परफॉर्मर। और जैसे ही वो ट्यून को तेज करेगा, तो तेज से वो जोश कन्वे कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप पब्लिक स्पीकर होते हैं, अगर आप स्ट्रेस दे रहे हैं तो कन्वे क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो। और नोट कर लो, बिल्कुल। और आप पॉज ले तो क्या कन्वे कर रहे हैं कि आप जो बात बोला है इसका वजन है, इसलिए वजन से ही बोलिए। तो आप जो सटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं एज अ पब्लिक स्पीकर, वो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको करने पे अलाउ कर देता है, क्योंकि आपने वो चीज़ समझ ली है। ये यूज़ है पब्लिक स्पीकिंग में। मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन दो आज के, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आज के दिन जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, या ये इवन दो कोई स्टार्टअप भी है, तो वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह वो लोग चाह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस लोगों तक पहुँचे। तो वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है सर? बहुत बड़ा रोल है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज की डेट में आप अपने किसी भी व्यापार को चला रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका बेबी है। और मेरा ऐसा मानना है कि वो समय चला गया कि आप गद्दी पे बैठते थे, एसी वाले ऑफिस में आते थे, कैबिन में आके बैठते थे, 8 घंटे की ड्यूटी करते थे, चले जाते थे। अब वो ज़माना नहीं है धंधा करने का। आजकल आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको शो अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप शो अप करेंगे तो क्रेडिबिलिटी मिलेगी, क्रेडिबिलिटी मिलेगी तो कनेक्टिविटी मिलेगी, रीच मिलेगी, और रीच मिलेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको शो अप करना पड़ेगा। शो अप करने का सबसे बेहतर तरीका है, आप कुछ शॉर्ट मैसेजेस वीडियो में अगर दे पाएँ, 30 सेकंड की रील, 1 मिनट की रील, शॉर्ट्स हो गए, और उसमें आप अपने तजुर्बे, अपने अनुभव को बता पाएँ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एहसान आप खुद पर नहीं कर रहे, लोगों पर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज के समय में आप जितने बड़े बड़े सीईओज देखते हैं, आजकल एक ट्रेंड है कॉर्पोरेट में, जो मैं भी सिखाता हूँ। आजकल क्या होता है कि मैसेज डिसमिनेट करना होता है ना, बहुत बड़ी टीम होती है, 5000 लोगों की टीम है। आप चाहते हो कि मेरा वो जो सेल्स फोर्स में लड़का जो 12,000 रुपये की नौकरी पे लगा है अभी, उसको भी ये पता लग जाए कि कंपनी का सीईओ क्या कर रहा है। तो वो क्या करता है, एक छोटा सा वीडियो मैसेज बनाता है, इसमें अपने इमोशन डाल देता है, और वो वीडियो वहाँ तक पहुँच जाता है। बिल्कुल। और उससे क्या होता है, उसे लगता है कि डायरेक्ट सीईओ कंपनी का मेरे से बात कर रहा है। तो वीडियो की इतनी बड़ी पावर है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी वीडियो स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप रेगुलरली प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करें, तो आप एक 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए, 21 डेज चैलेंज ले लीजिए। उसमें आप 21 दिन कुछ टॉपिक लिख लीजिए और उस पर वीडियो बनाइए, और वो वीडियो एक डमी वीडियो विंडो पे या अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ या खुद के साथ शेयर कर लीजिए। और पहले दिन का और 21वें दिन का वीडियो आप कंपेयर कीजिए, और करना शिद्दत से। सबसे इंपॉर्टेंट तो शिद्दत ही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉजिटिव इंटेंट होगा, आप 100% सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको इस कार्य में भी किसी मेंटोर की जरूरत है, तो मैं अक्सर ये चीज़ें भी कोचिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाता हूँ लोगों को कि कैसे वीडियो बनानी है। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से आशीष जी, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है हमने। मैंने लॉकडाउन में कई हज़ार लोगों को वीडियोस के ऊपर ट्रांसफॉर्म किया, और उससे हुआ क्या,
वो इतना ज़्यादा प्रभाव हुआ कि लोगों को लगा कि पब्लिक स्पीकिंग मेरा करियर है। तो बहुत सारे लोगों ने बाद में पब्लिक स्पीकिंग को अपने करियर में ऐड भी करा किसी न किसी तरीके से। तो आज वो जब लोग मिलते हैं, मुलाकात होती हैं, उनसे डिस्कशन होता है, तो वीडियो के ऊपर चर्चा शुरू होती है, तो वो बताते हैं, याद है सर आपने मुझे मेरे वीडियो पे क्या फीडबैक दिया था कि मुझे थोड़ा सा स्लो बोलना चाहिए। सर ये स्लो बोलने की बात ना मुझे आज तक किसी ने बोली नहीं, ये जो आपने बोली ना, इससे मेरे बहुत बड़े काम हो गए। अब वो मुझे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा उसको कुछ भी, वो मुझे बता रहा है। बिल्कुल। तो आपको कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाती हैं। तो यही एक फलसफा है। तो सक्सेस यही है कि आप थोड़ा सा वीडियो के आगे कंफर्टेबल हो जाएं, 21 दिन का चैलेंज लें और उसको शिद्दत से करें, और हो सके तो अपनी फैमिली मेम्बर का भी सपोर्ट ले लें। तो आप होगा क्या, धीरे धीरे आप कैमरा स्किल्स में इंप्रूव हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव हो जाएंगे, आर्टिकुलेशन में इंप्रूव हो जाएंगे, वॉइस में इंप्रूव हो जाएंगे, सॉफ्ट स्किल बेटर हो जाएंगे, स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाएगी, और क्या होगा, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। और क्या आपने कुछ पैसा लागत लगाई? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाई। लाखों रुपया ज्ञान मिल गया यहाँ पर बैठे बैठे, देख लो, सिर्फ इस पॉडकास्ट में। ये कहीं नहीं मिलने वाला अदरवाइज। सर एक चीज़ और, आज लोगों का अगर हम कहें कि अटेंशन स्पेनिंग टाइम लेस देन 3 सेकेंड हो गया है। रील खासकर हम इस तरीके से भगाते हैं रील को, और जब हम रील्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसका क्या कोई सेटअप होता है या कोई सीक्वेंस होता है कि आप इस तरीके से बोले तो लोग पहले 3 सेकंड 5 सेकंड में आपको नोटिस कर लेंगे और वहाँ पर वो लोग रुक जाएंगे ताकि आपकी पूरी रील देखें? ऐसा हर बार नहीं होता आशीष जी। हाँ जी। और ऐसा हर बार होता तो कि आज आपकी पॉडकास्ट पे लाखों व्यूज ना होते। हाँ जी। मैं आपकी पॉडकास्ट देख रहा था, उस पर कई लाखों व्यूज हैं। तो अगर आपकी वाली बात सत्य है तो शायद उस पर लाखों व्यूज नहीं होते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस आज की डेट में अवेयर है उसे क्या चाहिए। हर बार वो हुक और कंटेंट और कॉल टू एक्शन काम नहीं करेगा, हर बार वो फॉर्मूला काम नहीं करता। आपको एक्चुअल में ऑडियंस को रियल वैल्यू देनी है और जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल स्टैंड पे करना है चीज़ें। आप कहीं पर भी फैब्रिकेट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे जो ऑडियंस को पता है इसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही, बंद करो, रील वहीं आप हो जाएगी। ठीक है, कोई एक वीडियो तो चल जाएगा लेकिन फिर वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली। तो आप फोकस बजाय उस पर करने के, आप इस चीज़ पे करें कि आप नेचुरल इंस्टेंट के साथ अच्छी कंटेंट क्रिएशन करके क्वालिटी ऑफ कंटेंट दें। वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म है और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। सर आप पब्लिक स्पीकिंग के साथ कम्युनिकेशन कोच भी हैं, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, कम्युनिकेशन में और पब्लिक स्पीकिंग? एक्चुअली में कम्युनिकेशन का पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट चीज़ है, तो कम्युनिकेशन के अंदर पब्लिक स्पीकिंग आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो वो है जो मैं आपसे कर रहा हूँ और आप मेरे से कर रहे हैं। हाँ जी, ये कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आप इसका जो बहुत छोटा हिस्सा यानी कि मैक्रो देखेंगे तो मैक्रो है पब्लिक स्पीकिंग। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन है, लीडरशिप कम्युनिकेशन है, मोटिवेशनल स्पीकिंग है, ये सब छोटे छोटे हिस्से हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग उसका हिस्सा है एक छोटा सा। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है आप 1 to many, आप एक से ज़्यादा व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपको नहीं जानते, वो आर स्ट्रेंजर्स। दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। कम्युनिकेशन आप किसी से भी कर सकते हैं, 1 to 1 भी कर सकते हैं, 1 to many भी कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के बहुत सारे हिस्से और भी हैं। सर आज आप बहुत सारे CEOs को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से आप कनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर में सफल होने के लिए, एक यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी मतलब आप सामने वाले का दर्द समझ जाएं, सामने वाला क्या बोलना चाहता है वो पहचान जाएं। और एम्पैथी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको डायरेक्टली कंपैशन के साथ कनेक्ट करती है, यानी कि आपके अंदर दया भावना होती है, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है आशीष जी। तो एम्पैथी सबसे पहली चीज़ है जो होनी चाहिए आपके अंदर, ये आपके अंदर होना चाहिए। और मैं इसे स्किल इसलिए मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है एम्पैथी क्या होती है, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं करते। तो जो चीज़ अप्लाई करनी है उसी के लिए स्किल चाहिए आपको। दूसरा आपका कम्युनिकेशन, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम कम्युनिकेशन का पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक होगा तो आपको बहुत सारी सिचुएशन बिजनेस के अंदर ऐसी आएंगी जहाँ पे आप अंडर स्ट्रेस होंगे, और उस अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में आपको ना एक ही लाइन बोलनी है और वो बिल्कुल डॉट ऑन होनी चाहिए, क्योंकि उस स्ट्रेस वाले कम्युनिकेशन में आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपने उस समय इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करा तो वो बात का वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन स्किल की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और बहुत सारे रीजंस है कम्युनिकेशन के। आपको आज अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लेना है तो कम्युनिकेशन चाहिए, मीडिया से बात करनी है तो कम्युनिकेशन चाहिए, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करनी है तो कम्युनिकेशन चाहिए, टीम मीटिंग करनी है तो प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, हर जगह कम्युनिकेशन चाहिए। इनफैक्ट एक CEO को
90% कम्युनिकेशन ही करना होता है सारा दिन। बिल्कुल, चाहे वो उसे- मेल पे करे, चाहे फोन पे करे, Absolutely. चाहे कहीं करे, तो उसका communication राइटिंग कम्युनिकेशन यानी कि ईमेल, उसका लैंग्वेज, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका असर्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि आप वो बात बोल रहे हैं जो बिल्कुल नपी तुली है, जो उस बात का आंसर है। और तीसरा मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्किल जो लीडरशिप में भी काम आता है कि ऑलवेज रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। ओके। और बहुत सारे लोग ये बात समझते तो है लेकिन वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ। जैसे आप किसी चीज़ का रिएक्ट करेंगे तो जो आपका कंटेंट ना वो सीधा यहाँ पे आएगा, ओके। वो रिएक्ट सीधा मुंह से निकल जाएगा जो आपने स्पर ऑफ द मोमेंट में बोल दिया। लेकिन रिस्पॉन्ड क्या है, आपके यहाँ दिमाग में बात आई, पहले वो यहाँ गई, प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद पता लगा नहीं ये सब नहीं बोलना, सिर्फ ये बोलना है, तो वो रिस्पॉन्ड हो गया। अगर आपके अंदर ये स्किल आ गया, आपका लीडरशिप कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया सर, और आपसे बेहतर कोई बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो तपस्या कर ली, आपने वो चीज़ सीख ली जिसको बड़े बड़े लीडरशिप कोच बहुत सारे पैसे लेके सिखा रहे हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिखाना एक बात है और उसकी तपस्या करके उसको आपने अपना लिया, वो एक बड़ी वो बात एक है। अलग बात है, बिल्कुल। और चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि द मिरेकल मॉर्निंग बहुत शानदार किताब है। मॉर्निंग रूटीन एक होना चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर का, कि आप सुबह उठ करके क्या खा रहे हैं, आप अपने आप को मी टाइम कैसे दे रहे हैं, आप अपने अंदर के पर्सन से कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा अपने आप को सेल कर रहे हैं अपने अंदर यस। कि आज मैं आशीष जी का पॉडकास्ट करने जाऊंगा, आज बहुत वैल्यू देनी है, सेल हो गया, मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ। आप हर वक्त अपने थॉट को खुद ही सेल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं हम। हाँ जी। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा, इधर बहुत पेट्रोल पड़ा हुआ है, एक दिन बाद डलवाऊंगा, थॉट सेल कर रहे हैं आप अपने। तो आप अधिकतर देखेंगे जो थॉट अपने आप को सेल कर रहे हैं क्या वो ठीक है, उसको वेरीफाई कौन कर रहा है? हम खुद ही कर रहे वो हैं। मी टाइम आपको बताएगा कि कौन से थॉट सही थे, कौन से थॉट गलत थे और कहाँ ठीक होना है। आपके गैप प्लग हो जाएंगे। और लास्टली पांचवा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आपके एथिक्स और आपके विजन और मिशन स्टेटमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए। और लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं वो आपकी वजह से काम नहीं करें, वो आपके विजन की वजह से काम करें। तो मैं समझता हूँ ये 5 क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर आ जाएं तो आशीष जी मुझे लगता है कि ना सिर्फ उस व्यापारी का भला होगा बल्कि उसके व्यापार के थ्रू लोगों का भला भी होगा। एक आज आपने जो 5वां स्टेटमेंट बोला, इससे एक बहुत बड़ा दर्द निकल कर आया हर एक एंटरप्रेन्योर का। मैं मोर देन 800 कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ और सब जगह एक पेन तो रहता ही है कि हम अपनी टीम को अपने साथ अलाइन कैसे करें। एंटरप्रेन्योर की टीम उसके साथ अलाइन नहीं कर पाती उसके मिशन और विजन के साथ। तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग का रोल होता है कि एक एंटरप्रेन्योर बता सके कि मुझे आपसे चाहिए क्या और आप वो दे कैसे सकते हो? वहाँ पे कम्युनिकेशन का और पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा रोल ये है कि आप रोज लोगों से टीम मीटिंग्स में अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग तो हो ही रही है। हाँ जी। आप उसके अलावा लोगों तक अपने इमोशन को पहुंचा रहे हैं। देखो आज आपकी इमोशन को कोई समझ गया और आपकी पर्सनैलिटी को कोई समझ गया तो आपने अपने आप को सेल कर दिया, बाकी चीज़ तो अपने आप सेल हो गई। बिल्कुल। नौकरी का टेन्योर सेल हो गया, ठीक है, उसका वहाँ पे रिटेंशन सेल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सेल हो गया? आपका थॉट। आपका थॉट एक बार किसी ने बाय कर लिया फिर आप उसको जो कहेंगे वो वही करेगा। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का ये स्किल होता है कि आप थॉट लेवल पे लोगों को अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। अगर वो चीज़ आप और इफेक्टिव कर पाए अपनी स्पीकिंग के थ्रू, अगर आप अपने विचारों को और अच्छे से पेश कर पाए। मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सीईओज हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि वो जब लोगों से बात करते हैं तो वो ये बात नहीं करते कि मुझे इस बारी कंपनी का टर्नओवर डबल करना है, इस बार सेल्स बहुत कम हुई है, सेल्स को बढ़ाओ भाई। वो ये सब बातें नहीं करते। आप कभी भी देख लीजिएगा, मैंने तो कई सारी कॉन्फ्रेंसेज आपने भी करी हैं अटेंड, और मैंने तो इन लोगों को तैयार किया सर। तो मैं तो इनकी स्क्रिप्ट मैं ही लिखता हूँ कई बारी, तो मुझे पता है वो क्या बोलने वाला है। वहाँ जाके 1500 लोग आ रहे हैं, उन्होंने क्या बोलना मुझे मालूम है। वो डॉट ऑन स्क्रिप्ट मैंने ही अप्रूव करी है। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन है। वो ये कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब आप लोगों के लिए गिविंग एटीट्यूड क्रिएट कर देंगे ना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उसके बाद आप देखिए कैसे वक्त बदलता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। और देखिए आज की डेट में लोगों के लिए लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, अगर आप उस स्ट्रेस का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आप बाकी लोगों की तरह, अगर आप उसके स्ट्रेस को हटा के अपना स्ट्रेस भी हटा के दूर रखेंगे तो फिर आप थोड़े अलग हैं।
तो आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और जो मैंने आपको 5 स्किल्स बताए हैं, अगर आप वो स्किल बस। लेके आते हैं तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि वो बदलाव ज़रूर आएगा और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस भी आएगा। 100%। तो यहाँ पर आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब सर एक चीज़ और, आज पब्लिक स्पीकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, और हर कोई, हर एक मतलब बच्चे भी, मतलब माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बचपन से ही सीख जाएं पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी बच्चों के लिए आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी बन चुकी है? पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री अपने आप में आज की डेट में इंडस्ट्री नहीं है, एक्चुअली में ये एक एक्टिविटी बन गई है अब। ओके। इंडस्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में हर कोई पब्लिक स्पीकिंग को एज एन एक्टिविटी यूज करके अपने बहुत सारे काम कर रहा है। हाँ जी। तो मेरा एक मिशन है टू क्रिएट 1 मिलियन स्पीकर्स बाय 2030 इन इंडिया। वो इसीलिए है, और इसी वजह से मुझे प्रधानमंत्री जी ने न्योता दिया था और अपने साथ बिठा के बुलाया, हाथ मिलाया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि सोच जो है ना वो अपने तक नहीं रही, सोच ना अपनी सोच से बाहर चली गई। तो व्हेन यू ट्रांसेंड योर इमेजिनेशन, जब आप अपने बारे में कम सोचते हो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप फिर देश के साथ कुछ करना चाह रहे हैं, वो देश की इकॉनमी में आएगा। भारत को अगर आज हमें नंबर 1 इकॉनमी बनाना है तो उसके लिए आपको भारत की तरह सोचना पड़ेगा ना। फिर आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नहीं हो पाएगा, फिर तो आप एक छोटा सा व्यापार क्रिएट कर लेंगे, वो हो सकता है 100 करोड़ का हो सकता है 1000 करोड़ का हो, लेकिन जब आपकी सोच बड़ी हो जाएगी तो आप बहुत कुछ बदलाव हिंदुस्तान को भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में मेरा जो रोल है एज ए इंडस्ट्री मेंटोर, 2010 से लेकर अब तक भगवान की इतनी कृपा है कि आज लोग मुझे इंडस्ट्री मेंटोर मानते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि मैंने लोगों के लिए सोचा है, मैंने अपने लिए कम सोचा है। तो इसी वजह से क्या हुआ है, वो जो फास्ट पेस ग्रोथ हुई है और लोगों के घर घर तक पब्लिक स्पीकिंग पहुंच गया। मेरा यही उद्देश्य था कि लोगों को एक पब्लिक स्पीकिंग समझ में आ जाए, दूसरा हर घर से एक पब्लिक स्पीकर क्रिएट हो जाए। इस देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा सर। 100%। और मुझे ऐसा लगता है आशीष जी कि इंडिया हैज ह्यूज सॉफ्ट पावर विच कैन बी लेवरेज्ड ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। आज भारत से आपने इतने बड़े बड़े स्पीकर्स का नाम लिया, और आप तो इतने सारे स्पीकर्स का पॉडकास्ट भी ले चुके हैं। तो ये बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं, हमारा उद्देश्य कहने का ये होना चाहिए कि हमारे मुंह से जो शब्द निकले उसकी कदर हमें भी होनी चाहिए। 100%। अगर कोई बात फिसल गई तो उस बात का नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये जो माइक है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जी सर, यहाँ पर हम कोई एग्जांपल नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने अगर कोई शब्द गलत कह दिया तो उसका इमोशन, हम इंडिया के लोग जो है ना इमोशनल बहुत हैं, और जब हम किसी की पूजा करते हैं या इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम उनसे तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छी ही बातें करेगा। एब्सोल्युटली। और आपको ये बहुत माइंडफुल होना पड़ता है कि कई बार क्या है, मैंने देखा बहुत लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। तो बात कहीं की होती है, वहीं वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुंभा जोड़ा। मतलब बात कहीं और की है और कहीं और कर रहा है, तो लोग सोचते हैं अरे बोलने तो कुछ और बोलने आता है, बोल कुछ और रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ये चैनलाइजेशन नहीं होता कि मुझे उस वक्त उस मोमेंट पे क्या बोलना है। तो अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल है कि आपको उस मोमेंट में क्या बोलना है। सर आज हम फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, और फ्रेंचाइजी बताओ पर लोग अक्सर इसलिए भी आते हैं कि उन्हें कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो क्या कोई एज ए पब्लिक स्पीकर बिजनेस भी कर सकता है? क्या वो अपने लिए इनकम अपॉर्चुनिटी सीख कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आप एजुकेशन फील्ड से हैं और आप स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 स्किल, आप गूगल पर सर्च मारेंगे नंबर 1 स्किल इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो गूगल कहीं ना कहीं वो अपनी सर्च में दिखा देता है पब्लिक स्पीकिंग को। ओके। कभी कभी नंबर 1 पे दिखाएगा, कभी नंबर 3 पे दिखाएगा, कभी नंबर 4 पे दिखाएगा, टॉप 10 में है, और टॉप 10 में है। और अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख लेते हैं, तो मैंने अपनी एक TEDx टॉक दी थी, उसमें मैंने बताया था कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने से वो 13 स्किल आप ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। क्या है वो? और वो 13 स्किल्स में कुछ जो आते हैं हाँ, याद है बिल्कुल, बता जो देता आप बता हूं। सबसे पहले लीडरशिप सीख जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख जाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट अवेयरनेस सीख जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सीख जाते हैं। तो ऐसे कई सारे स्किल है जो आप अपने आप सीख जाते हैं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सीखने से। तो अगर आप अलग अलग स्किल सीखना चाहते हैं, एक स्किल सीखना चाहते हैं, चॉइस आपकी, फैसला आपका। हम तो ये कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, बाकी सब कुछ सीख जाओगे। और जहाँ तक बात रही लोगों को व्यापार शुरू करने की, कोई भी व्यक्ति अगर इच्छुक है कि लोगों को सिखा सकता है और लोगों को ट्रेन कर सकता है, तो हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर कोर्स भी करवाते हैं।
तो उससे क्या होता है कि लोग सर्टिफाई हो जाते हैं और रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। उसके बाद उनको स्ट्रक्चर पता होता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है, तो वो अपना काम कर सकते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जिम्मेवारी वाले काम है आशीष जी। तो हमेशा मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि जो जिम्मेवारी लिए कंधों पे, तो फिर वो जिम्मेवारी के साथ करना जरूरी है। ये आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं लोगों की जेब से पैसे कैसे मुठूं, ये होना चाहिए कि मैं लोगों को वैल्यू कैसे क्रिएट करूं। अगर लोगों के लिए आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में उनकी मदद कर सकते हैं, और आपको लगता है कि यू आर पीपल फ्रेंडली, यू आर मेड फॉर पीपल, आप पीपल मैन है, तो ये करियर आपके लिए बहुत लाभदायक है। और अंत में आपके एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे फ्रेंचाइज के सीईओ जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि वो अपने ब्रांड को स्केल अप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के अलावा नहीं, कम्युनिकेशन भी और ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज की डेट में जब किसी सीईओ को ट्रेन करता हूं, तो उसकी कनेक्टिविटी पब्लिक स्पीकिंग से शुरुआत होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, जिसमें कि उनको कपड़े कैसे पहनने हैं, उनको अपनी ऐनक कैसे लगानी है, हेयर स्टाइल कैसे मेंटेन करना है, उनको यहाँ तक अपने शूज़ कौन से ब्रांड के पहनने हैं। तो हर चीज़ का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल ग्रूमिंग जब हम किसी की करते हैं, चाहे वो किसी से हाथ मिलाना हो, या किसी की बात पे स्माइल देना हो, या फिर किसी की बात पे ऐसे हेड बो करना हो, एक्नॉलेज करना हो, हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम किसी की करनी है, तो उसके लिए भी आप ऑथर शरीर से कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ये काम इसलिए भी करने में सक्षम हुआ हूँ क्योंकि मैं लोगों को बहुत जल्दी समझ जाता हूँ उनके साथ बैठ करके। वो मुझे हेल्प करता है, क्योंकि एज ए सेड, हम जिस बिजनेस में, इट इज़ पीपल्स बिजनेस। आप लोगों को समझ जाइए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपके बारे में छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा। मैं आपको जानता भी नहीं था। एक बार मुझे कॉल आता है किसी थर्ड पर्सन का, उसे मेरी कोई सर्विस चाहिए थी। तो मैंने कहा सर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उन्होंने बताया कि ऑथर शेरी ने नंबर दिया है। तो मैं उस समय तक आपको जानता नहीं था। तो मैंने कहा वेरी गुड। पर मैं आपको जानता था। तो फिर मैंने सर्च किया और लाइन से आपके बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर के पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल्स, देन आई कम टू नो, और उस दिन से हम बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आपका जो गिविंग नेचर है ना, मुझे लगता है कि ये किसी भी इंसान को टॉप पर ले जाने में उसकी मदद करता है। बिल्कुल। सो वो चीज़ मैंने आपसे भी सीखी है कि लोगों को देना सीखो। आप उनसे कनेक्टेड हो या नहीं हो, आप किसी को कुछ देकर उससे कनेक्ट बड़े आसानी से कर सकते हो। True. तो हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आप बहुत कुछ सिखाते हैं लोगों को। एक चीज़ सर मैं आपसे और सीखना चाहूँगा, जहाँ पर मैं अभी भी लैक कर रहा हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। मैं आपको देखता हूँ कि आप बड़े बड़े CXO लेवल के लोगों के साथ है, CEO लेवल के लोगों के साथ है, बहुत सारे आपके खुद के इवेंट्स होते हैं, और उसके बावजूद भी आप बहुत सारे इवेंट्स में हर जगह मौजूद रहते हैं। तो आप इस टाइम को पूरा मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली आशीष जी, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार अनसेड भी हो जाती है। हाँ जी। वो है पैशन। आपका पैशन आपसे बहुत कुछ करवाता है, और आपका जो पैशन होता है ना, वो आपको 14 की जगह 16 घंटे भी काम कराएगा, पर आपका शरीर थका महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल। और आपका पैशन जो है ना, वो आपको ड्राइव करेगा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है टाइम मैनेजमेंट से ठीक पहले आपका पैशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और दूसरा फिर आ जाता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक इवेंट में जाता हूँ, ऑफ कोर्स एक सिलेक्शन होता है। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी मेरी पार्टनर है, उसमें बेटर ऑफ वो भी जाती है कहीं पे। और कभी कभी क्या होता है कि आई हैव वन मोर पर्सन इन द टीम, वो भी साइलेंटली कहीं चला जाता है मेरे बिहाफ पे। तो ऐसा भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये इंश्योर करते हैं कि कुछ भी अनअटेंडेड ना जाए। कोई भी, आज हम इवेंट करते हैं, मुझे पता है एक इवेंट करने के लिए कितना ज़्यादा पेन लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजर को, शब्दों में बयान नहीं कर सकता सर मैं। हाँ जी बिल्कुल। वो हर चीज़ के बारे में सोचता है, हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। उसको हर एक व्यक्ति का ईगो मसाज भी करना है, हर एक लोगों को खुश रखना है, इंश्योर करना है कि सबके प्लेट में खाना टाइम से मिल गया, सबका आ भगत अच्छे से हो गया, सबको अच्छे से मौका मिल गया अपने बात को कहने का। बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। और अगर आपने इवेंट कहीं इलीट क्लास कर लिया जैसे हम करते हैं, तो आपको तो बहुत सारे स्टेक होल्डर मिल गए, 100-200 स्टेक होल्डर मिल गए। हर एक की अपना अपना लेवल है। कोई 1000 करोड़ का बंदा है, कोई 500 करोड़ का बंदा है, कोई 2000 करोड़ का बंदा है, कोई 100 करोड़ का बंदा है। तो सबका अपना अपना एक प्रोफाइल है, आपको सबको रिस्पेक्ट देनी है। ये सारे काम करने के लिए अगेन एज ए सेड, आपका पैशन और आपका डायनामिज्म बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में आपके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ रहा है, तो वो इसलिए नहीं जुड़ रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत बड़ा इवेंट करते हैं। वो आपके साथ इसलिए जुड़ता है कि आपकी क्षमता है, उससे आपकी कैपेबिलिटी समझ में आ गई है, और कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। आज आपने जैसे बात बोली कि आपने मुझे रेफर करा, मैंने आपको रेफर इसलिए नहीं करा कि आप कोई बहुत बड़ा चेन ला देंगे, वो तो खैर आपके काम का हिस्सा है, वो तो आप लाएंगे।
लेकिन मैंने आपको इसलिए रेफर करा क्योंकि मुझे आपकी कैपेबिलिटी समझ में आ गई और मैं गलत नहीं था। थैंक यू। मैं उस वक्त आपको बिल्कुल सही पहचाना। कैपेबिलिटी थी आपके अंदर और वो कैपेबिलिटी की वजह से आज आप खुद भी ब्रांड बने। फ्रेंचाइज बताओ, आपने ब्रांड बना दिया, आज वही ब्रांड लोगों की सेवा कर रहा है। नहीं सर, देखिए आप जौहरी हैं और आप पहचान लेते हैं, हम इस बात की कदर करेंगे। अब हम और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए। आज आपको कितना मिला आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई सवाल है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, अगर आप अपनी टीम से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी आपके सवाल है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कोई वाक्य शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और लूँगा कि एक एंटरप्रेन्योर जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहा है या कर रहा है, वो ऐसी कौन सी किताबें पढ़े जिनसे कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिले? कुछ किताबें अगर आप सजेस्ट करना चाहें। आई थिंक आज की डेट में जो बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है लोगों को समझने वाला, क्योंकि हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों के सामने बोलना। हाँ जी। तो आप जब वक्ता बनते हैं तो आपको एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो डैनियल कोलमैन की कुछ किताबें हैं वो आप जरूर पढ़ें। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लिखी हुई किताब है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और दूसरा, मैंने जो पब्लिक स्पीकिंग को समझा है वो सिर्फ एक लेटेस्ट ट्रेंड को देख कर नहीं समझा। लेटेस्ट ट्रेंड बहुत सारे हैं, अभी तो मुझे लगता है कि हमें उस ट्रेंड के लिए भी एक पॉडकास्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है और उसके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए आशीष जी। तो शायद आज हमारे पास समय की कमी भी है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको ओल्ड सेमिनार के हैं। तो ओल्ड सेमिनार में बहुत बड़ा ज्ञान है, गोल्ड है उसमें। तो अगर आप वाकई में पब्लिक स्पीकिंग एस्पिरेंट हैं, किताब पढ़ने का शौक भी रखते हैं और उसके साथ साथ कुछ देखने का शौक भी रखते हैं, तो ओल्ड सेमिनार से वो वैल्यू लीजिए। और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनल डेवलपमेंट की बहुत सारी किताबें हैं। जैक कैनफील्ड की कुछ किताबें हैं या फिर रॉबर्ट ग्रीन की कुछ किताबें हैं और रॉबिन शर्मा जी की कुछ किताबें हैं। मैं इन सब का नाम इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इन किताबों में आपको वैल्यू मिलती है, इन किताबों में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और कोई भी ऐसी किताब है जो आपको लगता है इस समय, जैसे गौर गोपाल दास जी की 2-3 किताबें बड़ी अच्छी निकली हैं अभी तो पीछे, जो काफ़ी अच्छी हिट भी रही। तो इस तरह की किताब पढ़ने से आपको काफ़ी नॉलेज अवेयरनेस मिलता है। बाकी रीडिंग का आपने टॉपिक लिया तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, रीडिंग की 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा मैं। प्लीज़ सर, प्लीज़। क्योंकि किताबें क्या है, लोग किताब खरीद के ना बुक में शेल्फ में लगा लेते हैं, पढ़ता कोई भी नहीं। आजकल मैंने ये भी ट्रेंड देखा है कि किताब खरीद रहा है पर उससे पूछो किताब कैसी लगी, उसने कहा अभी तक पढ़ी नहीं, टाइम नहीं मिला जी। टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो किताब पढ़ने का टाइम कैसे निकालना है, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो ऑडियंस का अटेंशन स्पैन है वो 3 सेकंड का है। अब वो 3 सेकंड के अटेंशन स्पैन में किताब कैसे पढ़ेगा, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 3 या 4 घंटे चाहिए, उससे भी ज़्यादा समय चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक किताब आई थी जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट्स। तो एटॉमिक हैबिट्स का एक ही उद्देश्य था कि आप पहले किसी भी चीज़ को हैबिट लूप में लाना चाहते हो तो उसको छोटा छोटा, द पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डक की किताब है, बड़ी शानदार किताब है। ये किताबें जरूर पढ़े कोई भी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो उसमें एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर फोकस है। तो आप पहले 5 पन्ने पढ़िए, 5 पन्ने पढ़ के किताब बंद कर दीजिए। एक तो आप ये इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न ये है कि आपने किताब पढ़ते रहना, जैसी कुछ नया सीखा उसी वक्त किताब बंद कर दीजिए। एक तो सेकंड पैटर्न ये है। ओके, ठीक है। और तीसरा पैटर्न ये है कि आपने जैसी कोई चीज़ पढ़ी जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ रिलेट कर रही है, उसी वक्त किताब बंद कर दीजिए। इन तीनों पैटर्न में ना आपका इंटरेस्ट रहेगा दोबारा किताब खोलने का। सिर्फ इतना करने से आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो जाएगी। ये एटॉमिक हैबिट है और ये छोटी सी हैबिट लूप अगर आप चेंज करेंगे अपने अंदर, रीडिंग आपके अंदर आ जाएगा। और रीडिंग सिर्फ आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आपको आप ई बुक्स पढ़िए, आप किंडल पे पढ़िए किताबें। हाँ जी। और हो सके तो आप ब्लॉग पढ़िए, विकीपीडिया पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पढ़िए। क्योंकि रीडिंग का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है कि सिर्फ किताब से ही पढ़ना है, रीडिंग कहीं से भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर आपके व्यूअर्स भी फॉलो करेंगे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्हें ये भी सीखने को मिलेगा कि सिर्फ किताब लेकर रखना ही नहीं है, उसे पढ़ना भी है और उसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है। बहुत बढ़िया सर। कोई ऐसी 2-3-4 चीज़ें आप बताना चाहें जो एंटरप्रेन्योर्स आज से ही अपना लें और उनकी पर्सनैलिटी में नेक्स्ट लेवल का चेंज आ जाए? आप जिस भी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में जाएं, अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं है और पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं कि मुझे भी लोग ऐसे सुने जैसे कि आज मैंने सुन रहा हूँ, हो सके तो ऑडियंस में अगर सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले हाथ आप ही खड़ा करें। जवाब आप चाहे गलत दे दीजिए, लेकिन आपके पास एक चीज़ आ गई जो बहुत लोगों के पास नहीं है, वो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस।
अगर आपको वो हाथ खड़ा करके बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन वो स्टेज पर जब आप जाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे। बिल्कुल, तो ये काम जरूर करना है, आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे ऑथर सेरी जी, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर्स बनाए हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि 23+ कंट्रीज़ में। और साथ ही साथ इनका मिशन है 2030 तक 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर बनाना। और पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी भी आप चलाते हैं शायद? जी, कम्युनिटी है हमारी, आपकी कम्युनिटी है पब्लिक। और इसको हमने पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी को हमने ट्रेडमार्क भी कर रखा है, क्योंकि मैं जब अभी करीबन 2 साल पहले यूजीसी के चेयरमैन साहब से मिला था, तो मैंने उन्हें आइडिया प्रपोज किया था उनके ऑफिस में बैठ के उनसे बात करते हुए कि ये पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी की ज़रूरत हिंदुस्तान को है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपनी बात नहीं कह पाया ना, तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। ठीक बात है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है ना, बात करने से बात बन जाती है। तो बात ये बनी, उन्होंने मुझे बोला ये आइडिया इज़ वेरी गुड, बट ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ना अभी थोड़ा सा स्कैम्स की वजह से हम इसको रोक रहे हैं, बट ये अपकमिंग है फॉर श्योर। इसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है और यूडीसी भी इस पे बहुत फोकस है। नाउ इट इज़ अप्रूव्ड इन इंडिया एंड केरला में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। हाँ, तो अब तो ये स्टार्ट हो गया है, और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो यूडीसी ने बहुत अच्छे चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है। अब तो बाहर की यूनिवर्सिटी भी इंडिया में आके काम कर सकती हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ चल नहीं पा रही किसी वजह से, तो वो यूनिवर्सिटीज़ को आप जॉइंट वेंचर क्रिएट करके बाहर की यूनिवर्सिटी, मतलब आज की डेट में बच्चे को क्या होता है कि यहाँ से बच्चा बाहर ज़्यादा पढ़ने के लिए तो सिर्फ इसलिए आता है कि एक्रेडिटेशन बाहर की यूनिवर्सिटी में मिल जाए, तो वो यूनिवर्सिटी खुद भारत चल के आ रही है। तो ऐसा विकास मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। ये बहुत सराहनीय बात है, बहुत कमेंडेबल बात है। तो ऐसे सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में बदलाव देखने को मिला। सो आई फील रियली प्राउड टू बी एन इंडियन, आई फील रियली प्राउड टू बी बॉर्न इंडिया। और मैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की सेवा करना चाहता हूँ। मैं वैसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता डायस्पोरा हो जाऊँ कि यार मुझे अच्छा बोलना आ गया तो मैं बाहर कनाडा चला गया, यूएस चला गया। नहीं, आई वॉन्ट टू बी इन इंडिया, आई वॉन्ट टू सर्व इंडियंस, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्रीमैन, एंड आई वॉन्ट टू सी इंडिया ग्रोइंग ईच एंड एवरी स्टेप। सो एक पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में क्रांति लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में अगर कहीं पर भी लग रहा है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए ऑथर सेरी एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिम। आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इनको फॉलो नहीं किया फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत कुछ आपको वहाँ पर फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा सीखने के लिए। सीखने के लिए कोई इंतहा नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। और यकीनन मैं अपनी लाइफ में मानता हूँ कि इस सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। बहुत बढ़िया, और आप तो सर सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया तो आशीष जी। मैं मैं आपके लिए भी बोलना चाहूँगा कुछ कि आज आपने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ आप मेरे से निकाल पाए उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपका बड़ा थैंक्स करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को आपने लोगों के जो प्रॉब्लम एरियाज थे उसको आपने मेरे से पूछा। और आई एम श्योर कि जब कोई पॉडकास्ट देखेगा तो उसको वो वैल्यू मिलेगी और उसको वो अपना टाइम स्पेंड किया हुआ सक्सेसफुल लगेगा। तो मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस मेरे से पूछे कि वो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन से अच्छे हो तो फिर आंसर वैसे नहीं आते। तो आपके क्वेश्चन ही इतने अच्छे थे तो आंसर भी वैसे ही आए। तो मैं समझता हूँ कि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बहुत वैल्यू मिली है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी आप सब लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या सीखने को मिला है। बाकी कनेक्ट करते रहिए, मिलते रहिए। फ्रेंचाइजी बताओ पर आपके लिए एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। और आज अपॉर्चुनिटी का समंदर ऑथर सेरी के रूप में हमारे साथ आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू।